अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुर्किश यूनिवर्सिटी के बारे में। बेसिकली कि जैसे कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि 12th पास कर चुके होते हैं और उन्हें बाहर कंट्री की यूनिवर्सिटी में, जैसे कि तुर्किश हो गई या न्यूयॉर्क जैसी जगह पे, लंदन या बाहर कंट्री, मतलब कि पढ़ना चाहते हैं, वो कोई बाहर कंट्री पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें, क्या होता है, इतनी ईज़िली कोई भी चीज़ नहीं होती है। बेसिकली हम लोग आज की वीडियो में तुर्किश यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। तुर्किश यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुर्किश यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो कैसे हम जाकर तुर्किश यूनिवर्सिटी में, कैसे वहाँ पे जाकर एक्सेप्टेंस लेटर थे, कैसे वहाँ का फॉर्म भरे, हमारा वीज़ा का पैसा कितना होगा तुर्किश में, स्टूडेंट वीज़ा, और किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तुर्किश के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें लेकर आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। वैसे हम बता दें कि तुर्किश की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है प्राइवेट, दूसरी होती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होती है वो थोड़ी सी अफोर्डेबल नहीं होती है, मतलब वो थोड़ी सी महंगी होती है, और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है वो थोड़ी सी ये ज़्यादा महंगा वो नहीं होता, मतलब हमारे ये अफोर्डेबल होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग चाहते हैं कोई बाहर कंट्री में पढ़ना, जैसे कि तुर्की कंट्री चाहते हैं पढ़ना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप इजीली पढ़ सकते हैं। वहाँ की फीस अफोर्डेबल होती है, आप ट्यूशन भी कर सकते हैं, फिर आप वहाँ के हॉस्टल में भी रह सकते हैं, या फिर आप रेंट अपार्टमेंट भी अपना कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं तुर्किश की यूनिवर्सिटी के कि हाउ मच कॉस्ट, कितना कॉस्ट होगा स्टूडेंट वीज़ा के लिए, 2026 के स्टूडेंट वीज़ा के लिए कितनी ज़्यादा कॉस्ट होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कर रही थी तुर्किश यूनिवर्सिटी के वीज़ा के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट वीज़ा जो है वो 2026 का अलोंग जो है तुर्किश स्टूडेंट के लिए जो वीज़ा है 2026 में वो रेंज जाता है $80 टू $150। ठीक है, और अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में बात करें कि कितना होगा, तो 6500 टू 12,000 तक जाएगा हमारा वीज़ा। ठीक है, इंडियन रुपीज़ में बात करें। ठीक है, अब वो डिपेंड भी करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपकी नेशनलिटी कहाँ से है। बेसिकली जो तुर्किश वीज़ा होता है वो 6000 टू 12,000 कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, आपको सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपकी यूनिवर्सिटी की एक्सेप्ट कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें, ठीक है, तो उस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है, आपके पास होना चाहिए कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं या फिर किस लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आप वहाँ तुर्किश जाना चाहते हैं या तुर्की जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले आपके पास वो एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट फॉर्म। ठीक है, आपका जो पासपोर्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि आपका जो भी पासपोर्ट है उसमें कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा बात कि वो साइंड होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए अच्छे तरीके से। अगर आपका पासपोर्ट एक अच्छे तरीके से पूरा वैलिड हो गया है, तब आप तुर्किश यूनिवर्सिटी में जाने के लिए वैलिड है, मतलब कि आप जा सकते हैं आसानी से। तीसरा आता है हमारा फोटोग्राफ्स। अब आपको पासपोर्ट के लिए किस तरीके का फोटो चाहिए बेसिकली हम लोगों को। तो हम लोग को जो जाना है बाहर कंट्री में, तो उसके लिए हमारे पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं शुरू में, जो कि बिगनर्स होते हैं जाने से पहले, उनको नहीं पता होती हैं, तो उनके लिए ये सारी वीडियो है। उसके बाद है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स। ठीक है, ये कि आप कितने फाइनेंशियल है, मतलब कि आपकी पेरेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप कितने मतलब अमीर है, वहाँ की फीस की दिखाए कि आप ट्यूशन फी जो है उसको कवर कर सकते हैं, और लिविंग एक्सपेंसेस को भी आप कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स का। ठीक है, इंश्योरेंस करवानी चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम लोग बाहर कंट्री में जा रहे होते हैं, तो हमारा जो ब्लड का इंश्योरेंस होता है, चेकअप होता है,
कि अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ डिजीज़ आपके अंदर कैरी ना कर जाए, वहाँ से कोई डिजीज़ लेकर ना जाए, फिर आपके पास आपको कोई डिजीज़ थी जो कि वहाँ के लोगों को ना हो जाए, तो हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी होता है। तो हमारा अकोमोडेशन डिटेल्स, इट मीन्स डैट कि आपके पास प्रूफ होनी चाहिए कि आप हाउसिंग अरेंजमेंट तुर्की में कैसे करेंगे, आपका रेंट कॉन्ट्रैक्ट या फिर आप कहाँ रहेंगे, ठीक है, ये सब कुछ का भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए कंट्री में एंटर करने से पहले। ये सब कुछ क्या है, एक तरीके से लीगली एप्लीकेशन टाइमलाइन, ठीक है, हमें अपना एप्लीकेशन कब देना है, अगर हम जब से भी पहले ही कि हमारे पास तो तुर्किश जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, उसके एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद आपको फौरन ही अपना एप्लीकेशन जो है वो तैयार कर लेना है, क्योंकि जो स्टार्टिंग जो प्रोसेसिंग वाला टाइम होता है वो बहुत टाइम तक चलता है। तो इसके बारे में भी मैं बात करने वाला है, यह भी हमारा 6th पॉइंट है कि एप्लीकेशन टाइमलाइन, ठीक है। तो हमारा जो हम लोग को व्हेन टू अप्लाई, हम लोग को कब अप्लाई करना चाहिए, तो अप्लाई आफ्टर रिसीविंग योर एक्सेप्टेंस, जब हम लोग अपना एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव कर लें उसके बाद उसको अप्लाई करना चाहिए, बट एटलीस्ट 2 to 3 months बिफोर योर प्रोग्राम स्टार्ट्स, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले 2 to 3 months पहले कर लेना चाहिए, ठीक है। अब हमारा 7th पॉइंट है प्रोसेसिंग टाइम। टाइपिकली जो हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम्स है वो 4 to 8 वीक्स लग जाता है पूरा का पूरा इन सब चीज़ों में देखने वेखने में, आपका एक्सेप्टेंस लेटर, एप्लीकेशन, ये सब कुछ एक पूरा प्रोसेसिंग जो टाइम है वो हमारा लगता है 4 to 8 वीक्स, ठीक है। इट मीन्स डैट कि 2 महीना या फिर 1 महीना तक तो ये पूरा काम होते होने में 1 या 2 महीना तो हमारा लगभग लग ही जाता है। उसके बाद ये भी डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री के, आप कहाँ से रहने वाले हैं, ये भी डिपेंड करता है। अगर आप वहाँ जैसे कि हम लोग इंडिया वाले हैं, ठीक है, तो हमारा मान लीजिए 2 महीना लगेगा या फिर 1 महीना लगेगा, अब बाहर कंट्री है या फिर उससे दूसरी कंट्री के लोग हैं तो या फिर 1 महीना लगेगा या फिर उससे भी कम या फिर उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो वो डिपेंड करता है आप किस कंट्री से, आपकी नेशनलिटी किस कंट्री की है। अब हमारा 8 पॉइंट आता है रेसिडेंस परमिट, ठीक है, वो था रेसिडेंस परमिट, जिसमें क्या होता है कि आप एक बार अगर तुर्की में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, तो उसके 30 डेज अराइवल, जैसे कि आप अराइव किए तो उसके 30 डेज विद इन 30 डेज, मतलब कि 30 डेज हमारा 1 महीने के लगभग बराबर होता है, तो उस 1 महीने के अंदर ही आपको अप्लाई कर देना है रेसिडेंस परमिट के लिए भी, ओके। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको तुर्किश यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, ये एक लीगली फॉर्म है सब कुछ, ठीक है। वीजा एक होता है ई वीजा और दूसरा होता है स्टूडेंट वीजा। अब ई वीजा क्या है और स्टूडेंट वीजा क्या है? ई वीजा जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। आप ई वीजा जैसे कि आप बेसिकली 32, जैसे कि आप 2 महीना 3 महीना ऐसे दिन के लिए होता है ई वीजा। ई वीजा बेसिकली टेम्परेरी दिन के लिए होता है। स्टूडेंट वीजा क्या होता है कि आपका दिखाता है कि आपका तुर्की में कितने दिन का कोर्स है, ठीक है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपका 3 साल का ये बैचलर की डिग्री है, बैचलर का कोर्स है, या मास्टर का है या पीएचडी का, तो कितने साल का है, तब तक आपका स्टूडेंट वीजा वैलिड रहेगा, ठीक है। आपको उसके बाद अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका टेम्प्रोरी नहीं रहेगा। वही ई वीजा जो रहेगा वो आपका टेम्प्रोरी रहेगा, लिए अप्लाई करना चाहिए ना कि ई वीजा के लिए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट वीजा के लिए क्या रहता है कि हमारे लिए अफोर्डेबल रहता है कि हमारा कोर्स के हिसाब से वहाँ की जो गवर्नमेंट रहती है वो हमें वहाँ पे रहने का परमिट करती है, अलाउ करती है। ई वीजा का क्या रहता है कि हमें 2 to 3 मंथ्स तक ही वहाँ रहना रहता है, एक्स्ट्रा वहाँ हम लोग नहीं रह सकते, ठीक है। हमारा जो वीजा होता है वो कैंसिल हो जाता है बहुत सी रीजंस की वजह से, जो रीजंस हम लोग बात करेंगे अभी। 3 रीजंस होते हैं बेसिकली, या फिर उससे भी ज्यादा रीजंस हो सकते हैं। मैं इसमें 3 रीजंस के बारे में बात करने वाली हूँ कि हमारा जो वीजा है वो क्यों कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला रीजन होता है कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स जो भी पूछ रहा है यूनिवर्सिटी, तो वो सब कुछ, या फिर हमारा जो वीजा में है तो जितनी भी चीजें वो पूछ रहा है डॉक्यूमेंट्स हमारा, वो सबको हमको डालना पड़ता है। अगर उसमें से कुछ भी इनकम्प्लीट रह गया फंड्स की वजह से, कि हमारा उतना फंड इनसफिशिएंट रहता है, इसकी वजह से भी है। और तीसरा रीजन रहता है लैक ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस तो वैलिड नहीं है, इनवैलिड होने की वजह से भी हमारा जो वीजा है वो रिजेक्शन हो जाता है। उसके बाद है अब री एप्लीकेशन, कभी कभी हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो भी हमारा रिजेक्ट हो जाता है। वो क्यों रिजेक्ट होता है उसकी हम बात करेंगे
कि कहीं कहीं पे आप कुछ रीअप्लाई कर देते हैं या फिर कहीं पे आप कुछ रॉन्ग करता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, उसकी वजह से हमारा जो एप्लीकेशन होता है, फॉर्म होता है, वो भी रिजेक्ट हो जाता है। तो उसको कैसे भरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पे भी गलतियां हुई हैं उसको करेक्ट कर कर फिर से हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, होती है वो बेसिकली बहुत इवन अ स्मॉल एरर, छोटी सी भी गलती होने की वजह से भी या फिर मिस मैच आपका नेम हो जाने की वजह से भी या फिर डिले हो जाता है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म या फिर डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन सारी मिस्टेक्स को अगर हम लोग करेक्ट कर लें दोबारा तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दोबारा वैलिड हो जाए। ये पता नहीं कौन सा पॉइंटर में डाल दूंगी, फाइनेंशियल प्रूफ वाला। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि अथॉरिटीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती हैं कि आप कैसे अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं। ठीक, जैसे कि मैंने पहली बात कर चुके हैं कि फाइनेंशियल आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप तुर्की में आ रही है तो आपका, ठीक है, कि आप तुर्की में आ रहे हैं तो आप कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, आपका रेंट कितना है, आप कैसे इसको भरेंगे, ठीक है, आपका अपार्टमेंट में रह रहे हैं या फिर कैसे रह रहे हैं, तो आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ होना चाहिए उसके लिए कि आप अपने अगर आप पढ़ाई कैसे करेंगे, आपका ट्यूशन कैसे होगा। ठीक है, आप क्या मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा अगर फाइनेंशियल प्रूफ नहीं होता है तो हमारा बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है वहाँ। बेसिकली हम लोग पार्ट टाइम जॉब करो, आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं वहाँ पर ईजिली, जैसे कि वहाँ के जो कैफ़े होते हैं इन सब में, तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ही प्रेफर करते हैं कि जो है वो लोग आके काम करते हैं, उनको पार्ट टाइम जैसे कि 2 या फिर 1 घंटे के लिए आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके भी आप अपने को सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं आप इजीली। इसके बाद है टाइमिंग का कि आप अगर लेट एप्लीकेशन भरते हैं या फिर देते हैं तो इसके जो आपके जो सेमेस्टर है वो भी लेट हो सकते हैं या फिर छूट सकते हैं या फिर मिस भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी टाइम से देनी चाहिए ताकि लेट ना हो और हमारा जो सेमेस्टर है वो भी उसकी वजह से भी डिले ना हो। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले 2 वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं, एक टूरिस्ट वीज़ा, एक स्टूडेंट वीज़ा। जो टूरिस्ट वीज़ा है, अगर आप टूरिस्ट हैं, आप घूमने के लिए आए हैं तो आप चाहते हैं कि वहीं पढ़ाई भी कर लें तो आप वैलिड नहीं है स्टडी के लिए वहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास स्टूडेंट वीज़ा होगा तभी आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा कि आप अगर टूरिस्ट वीज़ा है तो आपका ड्यूरेशन कितना होगा, वहाँ पे आप कितने दिन तक ही रह सकते हैं, तो आप 30 to 90 डेज इतने ही दिन तक कि आप वहाँ पे रह सकते हैं, उससे ज़्यादा दिन के लिए आप नहीं रह सकते। अगर 30 to 90 डेज की बात की जाए तो लगभग 3 महीने, आप 3 महीने से ज़्यादा वहाँ पर ड्यूरेशन आप वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। वही जो स्टूडेंट वीज़ा की बात मैंने की है उसमें क्या है कि आपका जब तक की पढ़ाई है आप वहाँ तब तक की रह सकते हैं। मान लीजिए 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ाई की ड्यूरेशन कब तक की है। ठीक है, फिर है आपको टूरिस्ट वीज़ा में आपको एक्सेप्टेंस लेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। वही जो स्टूडेंट वीज़ा है उसमें आपको एक्सेप्टेंस लेटर की ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ज़रूरत पड़ने वाली है। विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर की आप इंटर ही नहीं कर सकते तुर्की में, क्योंकि आप स्टूडेंट पर आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आपको किस यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, उसके बाद रेसिडेंस परमिट होनी चाहिए आपके पास, जैसे कि मैंने पहले बताया था। उसके लिए टूरिस्ट वीज़ा को रेसिडेंस परमिट की कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टूडेंट को ज़रूरत है उस चीज़ के लिए। ठीक है, और मैंने आपको कोस्ट की बात बता दी है कि वीज़ा का कोस्ट कितना होता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग कंट्री में। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा 6000 to 12,000 तक का तुर्किश का वीज़ा जाता है। स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रही हूँ मैं, जो कि है $80 to $150 तक USD का। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि हम ये यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, टॉप 10 यूनिवर्सिटी। तो बाय, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक